नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेवा एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग संविधान की छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 ए के बारे में, साथ ही साथ पांचवी अनुसूची और संविधान के अन्य अनुच्छेदों के बारे में भी बात करेंगे, जिनमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये खबरों में क्यों है। अभी कुछ समय पहले से अरुणाचल प्रदेश के कुछ राजनीतिक समूह हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची या फिर अनुच्छेद 371 ए में शामिल किया जाए। चलिए हम लोग पहले अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के साथ दूसरे राज्यों की तुलना में अलग व्यवहार किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आज भी आदिम लोग रहते हैं जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी भी आदिम तरीके से रहते हैं और समाज से दूर है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसलिए ये प्रावधान किया गया कि राज्य में जो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है वो इन क्षेत्रों में तो लागू नहीं हो सकती या इन क्षेत्रों में काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में अलग से व्यवस्था की जाए। इसी वजह से इन क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं संविधान में। अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश को पांचवी अनुसूची में शामिल किया गया है, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की 10 स्वायत्त जिला परिषदों को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया गया है। वहीं नागालैंड में अनुच्छेद 371 ए लागू है, जो नागालैंड को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों की जा रही है? देखिए, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश पांचवी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है और पांचवी अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश को स्थानीय समुदाय के लिए वो सारे विशेष अधिकार नहीं मिलते जो छठी अनुसूची प्रदान करती है। इस वजह से मांग की जा रही है कि अरुणाचल प्रदेश को भी छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए या अनुच्छेद 371 ए लागू कर दिया जाए। चलिए हम लोग छठी अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। छठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत के कई राज्यों में जनजाति के लोग रहते हैं, तो फिर इन 4 राज्यों के लिए अलग से विशेष प्रावधान क्यों किए गए हैं? इसका कारण यह है कि इन 4 राज्यों के अलावा जो अन्य राज्य हैं भारत के, वहाँ पे जो जनजातीय जनसंख्या है, उन्होंने अन्य बहुसंख्यक जनसंख्या के जो धार्मिक या सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं उनको अपना लिया है और गैर जनजातीय लोगों के साथ वो एक तरीके से घुल मिल गए हैं। जबकि इन 4 राज्यों के जो जनजातीय लोग हैं वो अभी भी अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि छठी अनुसूची में इन क्षेत्रों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और जनजातीय आबादी को स्वशासन के लिए किस प्रकार से पर्याप्त स्वायत्तता देने का प्रावधान किया गया है। तो ये जो विशेष प्रावधान किए गए हैं ये संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 और अनुच्छेद 275 के 1 के तहत प्रदान किए गए हैं। छठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर स्वशासी जिलों का गठन किया जाएगा। लेकिन स्वशासी का मतलब ये नहीं है कि ये जिले राज्य के कार्यकारी प्राधिकार से बाहर हो जाएंगे, नहीं, ये जिले अभी भी राज्य के कार्यकारी प्राधिकार में बने रहेंगे। इस संदर्भ में राज्यपाल के क्या अधिकार हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, राज्यपाल ये जो स्वशासित जिले हैं इनको स्थापित या पुनर्स्थापित कर सकता है, ऐसे जिलों के क्षेत्रों को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इनके नाम परिवर्तित कर सकता है या इनकी सीमाएं भी निर्धारित कर सकता है। अगर मान लीजिए कि ये कोई एक स्वशासित जिला है और इस जिले में अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि इस जिले को अलग अलग स्वशासित प्रदेशों में वो बांट दे, ताकि इन जनजातियों के हित आपस में न टकराएं। ये जो स्वशासित जिले स्थापित किए जाएंगे, इनमें से हर एक जिले के लिए एक जिला परिषद होगी और इस जिला परिषद में कुल 30 सदस्य होंगे। इन 30 सदस्यों में से जो 4 सदस्य होंगे उनको राज्यपाल नामित करेगा या राज्यपाल मनोनीत करेगा, जबकि जो शेष 26 सदस्य हैं इनका वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन मतलब जैसा कि हमारे सभी निर्वाचन होते हैं, चाहे पंचायत के हो या फिर लोकसभा या विधानसभा के। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का, जबकि मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब राज्यपाल इन्हें कभी भी पद से हटा सकता है। जिला और प्रादेशिक परिषद को इनके अधीन जो भी क्षेत्र आते हैं उनके लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है, लेकिन ये जो भी कानून बनाएंगे उसके लिए उनको राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक है। जिला और प्रादेशिक परिषद इनके अधीन आने वाले क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के आपसी मामलों के निपटारे के लिए ग्राम परिषद या फिर न्यायालयों का गठन भी कर सकती है। लेकिन जनजातीय लोगों के जो आपसी मामले हैं उसमें हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। मतलब हाई कोर्ट इन मामलों में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है उसका निर्धारण राज्यपाल करेगा। ये जो जिला परिषदें हैं ये साहूकारों पर नियंत्रण और गैर जनजातीय समुदायों के व्यापार को रेगुलेट करने के लिए भी नियम बना सकती है, लेकिन ऐसे नियम बनाने के लिए और ऐसे नियंत्रण स्थापित करने के लिए उनको पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। जिला और प्रादेशिक परिषदों को कुछ कर लगाने का भी अधिकार दिया गया है, मतलब ये अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट कर भी लगा सकती हैं। अगला प्रावधान यह है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी अधिनियम इन स्वशासी जिलों या स्वशासी प्रदेशों में लागू नहीं होगा, और अगर इन क्षेत्रों में इन कानूनों को लागू भी किया जाता है तो या तो अपवाद स्वरूप लागू किया जाएगा या फिर इनमें कुछ फेरबदल करके लागू किया जाएगा। आइए अब हम लोग संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 244(1) में अनुसूचित क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा वही अनुसूचित क्षेत्र कहलाएगा। 5वीं अनुसूची की विशेषताएं अगर देखी जाए, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है या उसके नाम को परिवर्तित कर सकता है। 5वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्र में भी लागू होती है। 5वीं अनुसूची में अगला प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले जो राज्य हैं उनमें जनजातीय सलाहकार परिषदों का गठन किया जाएगा और इन परिषदों में सदस्यों की संख्या 20 होगी और इन सदस्यों में से 3/4 मतलब 15 सदस्य उस राज्य विधानसभा में एसटी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे लिए जाएंगे। लेकिन यदि कोई राज्य है और उस राज्य में एसटी के लोग तो रह रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग तो हैं, लेकिन वहां पे अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के निर्देश पर इन राज्यों में भी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची में अगला प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह अनुसूचित क्षेत्रों में संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून को लागू करने से मना कर दे या फिर कुछ परिवर्तनों के साथ लागू करवाए। चलिए हम लोग अब अनुच्छेद 371(a) के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका संबंध नागालैंड से है। अनुच्छेद 371(a) को संविधान में 13वें संविधान संशोधन के बाद 1962 में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के नागा धर्म से जुड़ी हुई सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक नियमों, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्याय और नागाओं की जमीन के मामले में कानून नहीं बना सकती। अगर संसद को इन सब मामलों में कोई कानून बनाना है तो पहले उसको नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 371(a) के अंतर्गत नागालैंड का जो त्वेंसांग जिला है उसको विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। साथ ही साथ त्वेंसांग जिले के लिए एक अलग मंत्री भी बनाया जाता है नागालैंड सरकार में, और त्वेंसांग जिले के लिए एक अलग 35 सदस्यों वाली स्थानीय परिषद का निर्माण भी किया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इन राज्यों के विशेष प्रावधानों से जुड़े हुए कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 371(a) तो हम लोग देख चुके हैं कि नागालैंड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 371(b) का संबंध असम से, अनुच्छेद 371(c) का संबंध मणिपुर से, अनुच्छेद 371(d) और ई का संबंध आंध्र प्रदेश से, अनुच्छेद 371(f) का संबंध सिक्किम से, अनुच्छेद 371(g) का संबंध है मिजोरम से,
अनुच्छेद 371 H का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, जबकि अनुच्छेद 371 I का संबंध गोवा से है। तो आज के टॉपिक में हमने जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की कुछ अनुसूचियों और अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की। इन अनुसूचियों और अनुच्छेदों के कौन कौन से विशेष प्रावधान हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, रेवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।